तो एक क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग को एक चीज सिखाई गई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लड को बड़ा प्यार है, ठीक है। ऐसा होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं तो ब्लड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर निकल जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और उस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इस क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आंसर देखो, जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं उसमें कहीं छिपा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐसा क्यों है कि वो ब्लड के साथ आसानी से चला जाता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं जा पाता। कोई बताएगा मेरे को किस तरीके से उसका आंसर आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है? चल ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों। देखो, मास की वजह से, मास से क्या लेना देना, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कम होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कम होगा ना, कितना 28 और ऑक्सीजन 32, कम होगा ना बेटा, 4 कम हो गया। मास ज्यादा होता है तो समझ में आता कम हो रहा है यहाँ। देखो रीजन क्या है ऐसा, लास्ट मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे इस तरह की चीज, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़े थे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं, उसका कॉम्पिटिटिवली लो ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोलर कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बना नहीं रहा, बहुत बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए वो एक पोलर कंपाउंड है। वाटर जो होता है, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है और हमको पता है कि हमारे ब्लड का जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है सॉल्वेंट टाइप, दैट इज वाटर, तो वहाँ रहता ही रहता है। सो बेसिकली अगर वाटर में उसको पहले सॉल्युबल होना है, डेफिनेटली वो हेमोग्लोबिन से जाके बहुत आसानी से कंबाइन होता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बात सही है। लेकिन वाटर में उसको जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, पहले तो सॉल्यूशन में एंट्री लेने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए। और उसकी सॉल्युबिलिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि वो भी पोलर नेचर का है और वहाँ जो ब्लड है उसके पास भी वो पोलर नेचर है, और जिस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बड़े आसानी से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और वहां एंटर करने के बाद वो बड़े आसानी से जाता है, हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि ऑक्सीजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता। दैट इज अ सेकेंड स्टेप थिंग। बट पहली चीज है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर होने की वजह से बड़े आसानी से वहां पहुंच जाता है। और ऑक्सीजन जो है नॉन पोलर है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और एलिमेंट जो होते हैं उसमें बराबर का बॉन्डिंग है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा नहीं, पोलर होता नहीं है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो केएच है वो कैसा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी और केएच इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? अगर हम मतलब एनसीईआरटी का हेनरी लॉ की बात करें, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, तो एक्स और के एच दोनों इनवर्स हैं, के एच को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो इनवर्स हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी हाई तो के एच कम होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का चूंकि सॉल्युबिलिटी हाई है तो उसका के एच कम होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है इसलिए उसका के एच ज्यादा होता है, ठीक है। चलो डन है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, बहुत सारी चीजों की कहानी हो गई, ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था, रॉल्स लॉ के एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज अपन ग्राफ देखेंगे और सॉलिड लिक्विड में कैसे सॉल्युबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है, उसके बारे में कहानी कैसे चलती है। तो फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आंसर नहीं चाहिए, देख लो आराम से, घर पे करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, सो ये जेई 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और लगे कि सॉल्व नहीं आए तो पूछ लेना, मुझे आंसर नहीं चाहिए, अगर लगे कि सॉल्व नहीं होगा तो पूछ लेना। आराम से इसको फुर्सत में बैठ के घर पे सॉल्व करना, बस पढ़ो, अप्रोच समझो और फिर ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, किसको किसको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हो सकता है स्टेप्स 2 3 4 लगे, लेकिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ सा क्वेश्चन। देखो, लैंग्वेज खुद से पढ़ना है, खुद से अप्रोच लेना है, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। अच्छा, कौन कौन सॉल्व कर लेगा आराम से?
मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस मैं पूछ रहा हूँ, सॉल्व कर लोगे? कितनों को लगता है हाँ ये सॉल्व कर लेंगे? कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, 2-3 मिनट टाइम लगेगा बट सॉल्व कर लेंगे। बस 4 लोग, 5, वाह। बाकी जनता तो ना इधर है ना उधर है, ना सॉल्व होगा ना सॉल्व नहीं होगा, दोनों में नहीं है। आरिश, शान्या, सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशंस बनेंगी। चलो ठीक है, ठीक है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो अपन आगे बढ़ते हैं, चल ठीक है। तो इसको आराम से आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चल, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। अंजन क्या बोल रहा है? अंजन बोलो, कहाँ गया अंजन? सर हम बोल रहे क्वेश्चन रिपीट लास्ट क्लास में थे अंजन? आप 2 बार मैसेज किए देखे लास्ट क्लास में थे बेटा? सर लास्ट क्लास नो सर, सर वो क्यों पापा फोन लेके चले गए थे, मेरे पास फोन नहीं था। क्लास नहीं अटेंड करोगे तो फिर कैसे करूंगा यार? क्या सर क्या होगा? क्वेश्चन समझाने के लिए बोल रहे हैं बस। मैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स और वाई एक लिक्विड, एक्स और वाई दो लिक्विड्स हैं, दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बोलता है क्या है कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई इज 550। जब एक्स 1 मोल था, वाई 3 मोल था, तो 550 वेपर प्रेशर था, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू सॉल्यूशन, 1 मोल वाई को फिर से सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया। बोलता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm, मतलब जो पहले 550 था 560 हो चुका है, ठीक है। बोलता क्या फाइनली कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इन देयर प्योर स्टेट विल बी, मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको निकालना है, या पी नॉट एक्स पी नॉट वाई निकालना है। अंजन वीडियो देखे थे? पढ़े हो? ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, ट्राई करना सॉल्व हो, ठीक है। नहीं हो तो अगली क्लास में बात करेंगे इस पर, ठीक है। सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं हेल्प नहीं कर रहा, पढ़ो। और जिसको इसको समझ नहीं आया वो पूछो, मैसेज करो क्या समझ में नहीं आया, क्या करना है। बोलो निधि। क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं समझ में आया कोई चीज या क्या करना है नहीं करना है, अप्रोच क्या लगाना है तो पूछ लेना। देखो आराम से क्वेश्चन को, ठीक है। अंजन क्लास खत्म होगा तो थोड़ी देर रुक के जाना, बात करनी है बेटा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा इसको लगता है कि ये सॉल्व नहीं होगा? राघवेंद्र बेटा आंसर नहीं चाहिए अभी, बस इतना सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, ठीक है अंजन।
ठीक है, चलो। सो आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, नहीं हो तो अगली क्लास में बात कर लेंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ पे, कि भैया इसका ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो जरा इस चीज पे ध्यान देते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस इसकी क्या कहती है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हम चाहते हैं कि पी टोटल जो पीटी है, इस पीटी का एक्स के साथ ग्राफ बनाया जाए, टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। देखते हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, और इक्वेशन में किसी को तकलीफ हो तो मुझे बताना। हमको पता है कि पीटी इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कोई तकलीफ नहीं है। हमको ये भी पता है कि अगर हम चाहें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम चाहें तो एक्स बी को एक्स ए के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके यहाँ लिख देता हूँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी, कहानी ऐसी है कि ये पी नॉट ए एक्स ए जो है, यहाँ पे देखो ये कॉमन क्या निकल सकता है, तो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेम इक्वेशन जो पहले लिखते थे, जो बनाते थे, या तो याद कर लो या फिर इसको डिराइव कर लो, ठीक है। सो हम इसको ऐसे आसान भाषा में हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी प्लस एक्स ए को मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये अपने पास इक्वेशन बन गई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। ये पीटी का एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, गौर से इस इक्वेशन को देखोगे तो एक चीज आपको दिखेगा कि यार पी नॉट बी हुआ या पी नॉट ए हुआ, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। किसी भी लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो है किसी भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ऐसे भी याद करोगे तो हेनरी लॉ से भी रिलेट करके बताया था कि केज का सब्स्टिट्यूट है पी नॉट, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो अगर ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, और पीटी वर्सेस एक्स चाहते हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स ए को ले लिया, तो अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे इक्वेशन को देख सकते हैं, क्या y इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो c प्लस एक्स, एक्स ए के जगह पे x, और ये भी एक कांस्टेंट है तो उसकी जगह मान लो m। सो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में y इक्वल टू c प्लस एक्स एम, और अगर y इक्वल टू सी प्लस एक्स एम है तो ये कुछ नहीं है, ये तो वही स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली कहानी है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भैया हमारे पास जो ग्राफ बनेगा पीटी वर्सेस एक्सए का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसमें कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये एज अ स्लोप होगी, और ये वाली क्वांटिटी एज अ इंटरसेप्ट होगी। कोई भी ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो फटाक से हैंड रेज करो, पूछो कि भैया हमको यहाँ तक में कोई चीज समझ में नहीं आई कि स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, या क्या इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा। बोलो तिवारी बाबू, क्या समस्या होगा। सर बस पी ए माइनस पी वाला थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, एम कैसे हुआ। ठीक है, पी नॉट ए हुआ या पी नॉट बी जो हुआ, ये दोनों एक क्या हुआ, कांस्टेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी प्योर फॉर्म में, मान लो प्योर फॉर्म का अल्कोहल ले लो, तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा। तिवारी, अरे अनम्यूट कर रहा हूँ, तू अनम्यूट कर उधर से बेटा। हेलो हाँ बोलो। सर, हाँ यस सर, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस कांस्टेंट की जगह पे मैं चाहूँ तो एम लिख लूँ, मान लो कोई कांस्टेंट है, इसके जगह पे मैंने सी लिख लिया। पीटी वेरिएबल है, एक्स ए वेरिएबल है, तो देखो पीटी की जगह पे वाई हो गया, पी नॉट बी यहाँ पे रख लिया, इसके जगह पे सी, एक्स ए की जगह पे एक्स, और इसके जगह पे कांस्टेंट एम रख लिया। तो ये इक्वेशन देख के हमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब पीटी वर्सेस एक्सए का जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसमें पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी स्लोप होगा, और पी नॉट बी जो होगा वो ऐसा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, सी चलेगा, ठीक है।
चलो, तो यहाँ से हमको ये चीज तो कंफर्म हो गई कि भैया यहाँ जो ग्राफ की प्लॉटिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया कि जो ग्राफ बनेगा पीटी वर्सेस एक्सए का वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो, सो हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, पीटी वर्सेस एक्सए का एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मैं नीचे में यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ, ध्यान देना। तो इसको पहले हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ, मैं एक एजम्पशन लेता हूँ। उस एजम्पशन को मैं बता रहा हूँ कि वो एजम्पशन एक्चुअल में एजम्पशन नहीं है, वो हमेशा वैलिड चीज है, बट ठीक है, फिलहाल के लिए एजम्पशन मान लो। अच्छा, पी नॉट ए और पी नॉट बी में अगर दोनों लिक्विड सेम नहीं रहे तो दोनों का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वैल्यू होगी। इसमें हो क्या सकता है कि, तो हो ये सकता है कि एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू हो। मतलब कोई तो छोटा कोई तो बड़ा होगा पी नॉट ए और पी नॉट बी में से, कोई तो एक छोटा होगा कोई तो एक बड़ा होगा, ये तो डन है। सो अगर कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा तो मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। तो आपकी चॉइस, आप नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरल केस के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो पी नॉट बी है, एजम्पशन में लेता हूँ, एजम्पशन एज्यूम पी नॉट बी लार्जर देन पी नॉट ए। अब कोई ये बोलेगा पी नॉट ए को बड़ा क्यों नहीं मान रहे हो, तो भाई दो चीजें हैं, दो चीजों में मेरा मन करे जिसको मैं उसको ए मानूं, मेरा मन करे जिसको उसको मैं बी मानूं। और मैंने कसम खा कर रखा है कि बी बड़े वाले को मानूंगा, ए छोटे वाले को मानूंगा। तो क्या मेरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा? क्या मैं आंसर निकालूंगा तो वो गलत हो जाएगा? वो तो मेरी मर्जी है, मैं ए किसी को मानूं बी किसी को मानूं। तो मैं मान लेता हूं कि बी जो है वो बड़ी क्वांटिटी है और ए जो है वो छोटी क्वांटिटी है। बस फर्क यहाँ पे क्या पड़ जाता है, अगर मान लो मैं छोटा और बड़ा वाला मान लेता, ठीक है तिवारी सही बात है कि अगर मान लो ए छोटा हो जाएगा बी बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ए बड़ा बी छोटा होगा तो स्लोप नेगेटिव। और अगर सॉरी उल्टा, एक सेकंड मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ, क्या लिख लिया यार। मैं मान लेता हूँ कि पी ए बड़ा है पी बी छोटा है, वो भी मानता तो कोई दिक्कत नहीं था, पिछला वाला भी मानता तो बस उल्टा बना लेता ग्राफ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान के मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि ए बड़ा है बी छोटा है, आपकी चॉइस है, जो मानना है मान लो, ठीक है। चलो, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करता हूँ, पीटी वर्सेस एक्सए का ग्राफ प्लॉट करने का। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सए को। एक्सए की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक्सए की, तो मोल फ्रैक्शन की 1 हो सकती है। सो मान लिया कि एक्सए यहाँ पे 1 हो गया और ये यहाँ पे 0 हो गया, और इस जगह पे ये पीटी है, ठीक है। सो हमको एक चीज तो पता चल गया कि भैया एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ये इसका एंड पॉइंट है, इसके आगे नहीं बनेगा। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही बनेगा, क्योंकि एक्सए की वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है। चलो, अगर एक्सए की वैल्यू मेरे पास 0 हुई, इस केस में सोचो कि अगर एक्सए की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट बी के बराबर। तो एक्सए की वैल्यू अगर 0 हुई तो पीटी जो हुआ वो पी नॉट बी के बराबर हो गया। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पी नॉट बी कुछ इस जगह पे एग्जिस्ट करता होगा, तो पी नॉट बी मान लो यहाँ होगा, तो यहाँ इंटरसेप्ट ले लिया। अगर मेरे पास एक्सए 1 हो गया तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो एक्सए को अगर 1 पुट कर दो तो पी नॉट बी, और यहाँ 1 हो गया तो ये पी नॉट ए इंटू 1 माइनस पी नॉट बी। तो हमको दिख रहा है कि पी नॉट ए बच जाएगा, पी नॉट बी का माइनस, पी नॉट बी का प्लस कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट ए बचेगा। सो पी नॉट ए मेरे पास कहा, मैंने माना है कि पी नॉट ए बड़ा है, तो हो सकता है ये कुछ इस पॉइंट पे हो। तुम अगर छोटा मान लेते तो तुम कहते इस पॉइंट पे होता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुंदर लगता है कि ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ते हुए दिखे, नीचे जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ एक्स से इक्वल्स टू 0, एक्स से अगर 0 हुआ तो पीटी क्या होगा? सो एक्स से अगर 0 हुआ तो पीटी की कहानी होगी क्या? पी नॉट बी प्लस 0 इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये हो गया पी नॉट बी, ठीक है। चलो, अगर एक्स से जो है ये 1 हो गया, एक्सए की वैल्यू 1 हो गई तो पीटी क्या हो जाएगा? सो पी नॉट बी प्लस 1 पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये क्या हो गया? तो हमको दिख रहा है कि पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट क्या लिखा हूँ,
एक सेकंड, रुको एक मिनट। x से अगर 0 हो गया तो क्या होगा, पी टी इक्वल्स टू, ये हो गया पी नॉट बी प्लस 0 इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, यहाँ से कहानी ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड, तो ये बचा अपने पास सिर्फ पी नॉट बी। ठीक है, अगर अपने पास एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हुआ, सो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस 1 इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि पी नॉट बी एंड ये पी नॉट बी निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये बचा पी नॉट ए। चलो, तो बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि x से 0 तो ये पी नॉट बी के बराबर पी टी जो है, x से 1 तो पी टी जो है ये पी नॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है, x से 0 जब था तो ये पी नॉट बी के बराबर था, x से जब 1 हो गया तो ये पी नॉट ए के बराबर हो गया। तो मान लिया कि ये पॉइंट मैंने माना है कि पी नॉट ए बड़ा है, तुम छोटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे ये पी नॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये एक ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है भैया, तो हम पीटी के लिए बना रहे हैं, तो हमारे पास पीटी का एक ग्राफ बन के आ गया है जो कि कुछ इस तरीके का है, पी नॉट बी यहाँ पे, पी नॉट ए यहाँ पे, और एक्स ए की वैल्यू ऐसे चल रही है। सो इस तरह का ग्राफ हमें एक देखने को मिला। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो यार, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो दूसरे तरफ आते हैं अपन। अगर मान लो कि यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 से 1 नहीं होती, ठीक है, मैं एक्स बी के रेस्पेक्ट में इस ग्राफ को बनाना चाहता, तो क्या बना सकता था कि नहीं बना सकता था, एक्स बी के रेस्पेक्ट में भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे इसी ग्राफ को, चलो एक्स बी के रेस्पेक्ट में मैं इक्वेशन क्या लिखता, क्या ही फर्क पड़ता मेरे पास एक्स बी के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को लिख रहा होता। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी। देखो समझना मतलब समझा रहा हूँ, समझ लो, नहीं तो याद करना ही है, रट्टा मारी लोगे। ठीक है, चलो एक्स बी के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन कैसी आती, तो बोलते कि एक्स बी के वहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखना, तो ये एक्स बी के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती, पी नॉट ए प्लस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये एक्स बी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मान लो आपके पास जब एक्स बी जो है वो 0 हुआ, एक्स बी जब 0 हुआ तो पीटी किसके बराबर हो गया, एक्स बी जब 0 हो गया तो पीटी किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया। और एक्स बी जब 1 होगा, सेम कहानी, एक्स बी जब 1 होगा, एक्स बी जब 1 होगा तो ये जो पीटी है ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। एक्स बी जब 1 होगा तो पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। मैंने क्यों ए और बी दोनों को मान लिया, देखो जहां पे एक्स ए 0 है वहां पे एक्स बी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। क्यों एक्स बी 1 रहा होगा, क्योंकि हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो जहां पे ये कहानी, जहां पे ये एक्स ए 0 था, यहाँ पे एक्स बी जो रहा होगा ये 1 रहा होगा, और यहाँ पे ये 0 रहा होगा। जहाँ पे एक्स ए 1 हो गया होगा वहाँ एक्स बी 0 हो गया होगा। अब दोनों ग्राफ के हिसाब से आप चाहो तो इसको चेक करके सेटिस्फाई करा सकते हो। कैसे कैसे इसको सेटिस्फाई कराएं, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमने बोला कि अगर एक्स बी 1 है, एक्स बी अगर 1 है, ये 1 वाली क्वांटिटी है, एक्स बी 1 है तो पी टी पी नॉट बी के बराबर है, पी नॉट बी के बराबर है। अगर एक्स बी 0 है, यहाँ पे एक्स बी 0 है तो पी टी किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर है, तो ये पी नॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो चाहो तो ए के रेस्पेक्ट में, चाहो तो बी के रेस्पेक्ट में, वो आपकी चॉइस है, आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। और आपके पास कहानी क्या दिखेगा, तो पी नॉट बी एक तरफ और पी नॉट ए एक तरफ, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। ठीक है, अब एक चीज है जो बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कि अगर आपके पास ये कहानी मान लो फॉर अ टाइम बिंग, कि अगर मान लो अपने पास पी नॉट ए छोटा होता, पी नॉट बी बड़ा होता, तो बस ग्राफ में इतना सा फर्क पड़ता कि ये उधर नहीं जाके ऐसे बन जाता, बाकी इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ये कहानी है ग्राफ का, किसका, तो टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, चाहे ए के रेस्पेक्ट में हो चाहे बी के रेस्पेक्ट में हो।
अब इस ग्राफ को मैं यहाँ पे ऊपर में जो एनसीईआरटी ने दिया है इसको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखो वही ग्राफ है बेवकूफ बनाने के लिए, चलो यहाँ 1 और 2 इसने लिया तो 1 और 2 लेकर समझ लेते हैं। इसने मान लिया कि भैया P01 जो होगा वो छोटा होगा, P02 जो होगा वो बड़ा होगा। ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, तो वेपर प्रेशर। कौन सा वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर का, पीटी का है कि भैया पीटी की वैल्यू क्या होने वाली है। जब x1 या ये हमने कुछ अलग माना, ए और बी माना है, तो x1 जब 1 है तो x2 क्या रहा होगा, 0। जब x1 0 रहा होगा तो x2 क्या रहा होगा, 1। किसी एक को लेकर ग्राफ बना लिया, दूसरे वाले में सेटिस्फाई करके चेक कर लिया कि ये सही है कि नहीं है। बाकी अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कभी इस पर कोई क्वेश्चन फालतू का नहीं आता, बस इस ग्राफ को ध्यान रखना है कि ये ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ क्या बताता है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है। देखो इसी ग्राफ में मैं ये चीज प्लॉट करके दिखाता हूँ वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाली लाइन जो है ये क्या कहना चाहती है, ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या हो। देखो अगर आपसे ये बोला जाए कि बताओ आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, उस ग्राफ में आपको करना क्या है कि आपको प्रेशर, किसका प्रेशर, तो वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझो इस ग्राफ को, पहले छापो इस पूरे को, छापो इसको, फिर आगे की बात करते हैं कि वो जो 2 पार्ट्स किए गए वो 2 पार्ट्स क्यों किए गए। छापो इसको, और जिसको इसको समझ नहीं आया जरा हैंड रेज करो, तो किसको समझ नहीं आया हैंड रेज करो। सब झूठ बोल रहा है, छापो। अच्छा कितनों को समझ में आ गया ये क्या बना हुआ है, जरा हैंड रेज करो तो। सही में समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया मान गया, मैं मान गया, ठीक है। अरे मान गया, मजाक कर रहा हूँ, मान गया। बस एक ही ग्राफ में 2-3 चीजें हैं, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन, और बाकी है फर्जी चीज। मैं तेज बोल रहा था क्या तिवारी, तेज बोल रहा था क्या मैं? अरे ऐसा लगे तेज बोल रहा तो बोल दिया करो, कभी कभी भावना में बह के बोल देता हूँ तेज, बता दिया करो। अच्छा ठीक है, समझ आ गया ना। कॉम्पिटेटिव में इस पे कोई क्वेश्चन नॉर्मली अभी तक तो कभी कोई पूछा नहीं गया, बोर्ड्स में पूछ देते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे देते हैं, तो बोर्ड्स के लिए ठीक है। अनम्यूट का परमिशन, नहीं यार अनम्यूट का परमिशन नहीं देना मेरे को। जिसको समस्या हो हैंड रेज करो, बता दूंगा, ठीक है। नहीं आपके अनम्यूट का परमिशन नहीं देना, क्योंकि आपके ही कुछ मित्र हैं जो क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। बहुत तो मतलब मेरे साथ तो एक दिन हुआ है, लेकिन बहुत क्लासेस में मैंने सुनी है ये चीज़, मैं देना बेकार है। कल मेरे क्लास में भी एक हुआ एक बार, मैंने बोला चलो यार ठीक है। मैं नॉर्मली सारे क्लासेस में अनम्यूट का परमिशन दिया ही रहता हूँ, लेकिन उसका नुकसान भुगतना पड़ा मुझे। चलो ठीक है, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हमने ये टोटल प्रेशर का ग्राफ कैसे प्लॉट किया, ठीक है। ओके हाँ आनंद बिल्कुल। अब बात आता है कि भैया ये जो बीच में ये जो दो लगे हुए ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखो इनका कहना है कि ग्राफ प्लॉट करो आप, ठीक है। इनका कहना है ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑफ ए वर्सेस एक्सए। मतलब प्रेशर ऑफ ए वर्सेस एक्सए का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस एक्सए, इसका ग्राफ प्लॉट करना है मान लो मुझे। तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मुझे पता है भैया ये तो सबसे शुरू में यही तो बोला गया था रॉल्स लॉ ने कि प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हटाया तो पीए इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स से, काम खत्म। अब हमको दिख रहा है कि अच्छा
तो पीए जो होगा वो एक्से से कैसे चलेगा, तो पीए एक्से से कैसे चलेगा, तो एक्से 0 तो पीए 0 और एक्से 1 तो पीए किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर, काम खत्म। तो इसी ग्राफ में बोलता है ना कि पीए को प्लॉट कर दो, पीए को प्लॉट करो, प्रेशर ऑफ ए को प्लॉट करो। चलो प्लॉट कर देते हैं इसी ग्राफ में, गिजमिज कर देते हैं। चलो तो पीए को जब अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो पीए का ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसे पीए का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा इसलिए बनेगा बेटा पीए का ग्राफ क्योंकि हमको एक चीज पता है, वो ये पता है, और ये अपने पास पीटी का था, ठीक है। ये पीए का ग्राफ कैसे बना, हमको दिख रहा है कि अगर एक्स से जब 0 हुआ तो पीए 0 था, एक्स से अगर 1 हो गया तो पीए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर। तो ये हो गया पीए का ग्राफ। पीबी का ग्राफ कैसे बनेगा भैया, तो बस ये ग्राफ हो जाएगा पीबी का, ये वाली जो ग्राफ होगी ये होगा पीबी का। कैसे पीबी का ग्राफ होगा ये भी देख लो, ये पीबी का ग्राफ हो गया। कैसे पीबी कैसे ग्राफ ये हो गया, तो देखो जब पीबी की वैल्यू 0, पीबी एक्सबी की वैल्यू 0 तो पीबी भी 0 होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या बोलता है, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इनटू एक्सबी। एक्सबी 0 तो पीबी 0, एक्सबी 1 तो पीबी भी अपने पास क्या हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर। तो ये हो गया पी नॉट बी, ये हो गया पी नॉट ए और ये हो गया पीटी। किसी को इस पूरे कहानी में तकलीफ है तो बता दो कि भैया हमको कोई चीज समझ में नहीं आई, जादू सा लग रहा है ये तो, ठीक है। तो फटाफट से इसको बना लो, ये दोनों ग्राफ को बना लेना और ये नीचे वाला इक्वेशन लिख लेना कि ग्राफ बिटवीन पीए वर्सेज एक्स से ये बनेगा, जहां स्लोप जो होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा। किसी को तकलीफ लगे तो फटाक से हैंड रेज करो, पूछ लो। बोलो आनंद, बोलो आनंद क्या तकलीफ है, क्रिस्टल क्लियर। बोलो आनंद बाबू क्या तकलीफ है, बताओ। सर लिखने का बहुत कम टाइम ले रहे हैं। अच्छा लिखना भाई, लिखना बहुत टाइम है, लिख आराम से लिख, जब लिख लेना प्यार से तो बताना मेरे को, लिख लिया। आराम से लिख, कोई जल्दी नहीं है। किसी को ये समझ नहीं आया कौन सा पहले बाद में लिखना है, ये तो वैसे सीक्वेंस में ही लिखा था मैंने, इधर वाला पहले फिर इधर वाला फिर नीचे वाला, बट समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। यहाँ बगल में लिखना है स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि समस्या ना हो। स्ट्रेट लाइन और कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं उसके पास। पीवी का यहाँ पे रीजन दिए है ना कि जब ये 1 हो, हाँ बिल्कुल वही देख, पीवी अपने पास 0 कब होगा, जब अपने पास एक्स भी 0 हो जाए। पीवी 1 पीवी पी नॉट बी के बराबर कब होगा, जब एक्स भी 1 के बराबर हो जाए। तो ये जैसे पीए वाला इक्वेशन लिखा वैसे पीवी वाला इक्वेशन लिख लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, डन है। चल सो ये आपके पास कहानी लिख लिया क्या आनंद, और कोई है जो लिख रहा है अभी, सबने लिख लिया है, चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई वेपर, टोटल वेपर प्रेशर के ग्राफ का, जब दो हमारे पास लिक्विड थे तब, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस रॉल्ड्स लॉ का, महा फर्जी सा टॉपिक है। ये सब करने के बाद लगता है तो क्यों, मतलब ये क्यों दिया गया है, बच्चों वाली चीज है, ठीक है। तो कहता क्या है कि अगर अपने पास एक कंपोनेंट सॉलिड हो गया तो क्या होगा, मतलब मिक्सचर बना रहा हूं और एक कंपोनेंट सॉलिड है, ए और बी में से ए अगर मान लो सॉलिड हो गया, तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा।
तब कैसे बताइएगा? टोटल वेपर प्रेशर अगर मुझे बताना है और एक कंपोनेंट सॉलिड हो गया तब तो जीवन का काम और भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्योंकि हमको एक चीज पता है, ठीक है, सॉलिड के अलावे क्या चाहता है? गैस बनाएगा तू, गैस डालेगा मतलब वेपर, वेपर के लिए प्रेशर बनाएगा। सॉलिड ही डाल सकता है ना लिक्विड में, और सॉलिड सॉलिड का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो मान लो कि अगर एक सॉलिड हो गया और एक लिक्विड हो गया, तब क्या करेंगे? वेपर प्रेशर क्या होगा? सो बोलता क्या है कि भैया सॉलिड का तो खुद का कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। सॉलिड में तो खुद का वेपर प्रेशर कोई डिफाइंड टर्म ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है? बिल्कुल सही, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है लड्डू। तो अगर सॉलिड का वेपर प्रेशर लड्डू है और मान लिया, एजम्पशन ले लिया, एज्यूम ए टू बी सॉलिड, ए और बी लेकर हम करते थे, तो मान लो कि ए जो है वो सॉलिड है, ए को सॉलिड मान लिया। सो अगर ए सॉलिड हो गया, सो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, रॉल्ड्स इक्वेशन बन के जो आएगी, रॉल्ड्स इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? सो हम कह सकते हैं कि भैया रॉल्ड्स इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, दैट इज पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, बहुत अच्छा वैष्णवी, पी नॉट बी एक्स बी, और हमको पता है कि भैया सॉलिड है तो पी नॉट ए हो गया लड्डू। तो ये भाई साहब लड्डू हो गए, तो ये पूरी कहानी लड्डू, मतलब अपने पास जो पीटी आएगा वो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? तो पीटी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। मन करे ज्यादा दुखी हो, ज्यादा अगर लगता हो कि नहीं भैया हम एक्स बी में नहीं बोलना चाहते, तो बोल सकते हो पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे जिंदगी में तो और भी आसान कर दिया कि भैया अगर एक सॉलिड हो गया तो उसका वेपर प्रेशर को गायब करो, टेंशन की बात ही नहीं है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हम सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है तिवारी, मैंने देखा है था बेटा, वेरी गुड। सो ये अपने पास कहानी हो गई टोटल वेपर प्रेशर की, ठीक है। अब इसको हम चाहें ना तो ए और बी जो है ना उसको चाहें, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बोलूँ कि ए जो है वो सॉल्यूट है, क्योंकि नॉर्मली सॉलिड जो होता है सॉल्यूट होता है, इसलिए मैं नॉर्मली लगा के बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ए को सॉल्यूट माने और अगर बी को मैं सॉल्वेंट मान लूं, ए को सॉल्यूट और बी को अगर सॉल्वेंट मान लूं, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि Pt इक्वल्स टू, ये जो बी है इसके बजाय अगर सॉल्वेंट था तो पी नॉट एस, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर, या चलो इसको तो पहले ऐसे लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या पी नॉट एस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी बन के आ गई टोटल वेपर प्रेशर का, कब? जब अपने पास एक सॉलिड हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक सॉलिड हो गया तो हमको पता है पी नॉट ए 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ कि सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 होता है। सो वेपर प्रेशर ऑफ, किसी को नहीं याद है, पहले बताया था, नहीं याद है तो मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ, सॉलिड इज 0। स्टार्ट में वेपर प्रेशर जब बताया तो उसी समय लिखवाया था कि वेपर प्रेशर सॉलिड का क्या होता है? 0 होता है। सो ये अपने पास इक्वेशन बन के चली आई। किसी को इसमें तकलीफ है तो बता दो कि ये समझ नहीं आया। कोई ऐसा जिसको तकलीफ है इसमें? कोई ऐसा जो रोना गाना मचाना चाहता है? हैंड रेज कर दो, मैसेज कर दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसी को बोलता है कि ग्राफ में प्लॉट करो। अरे ग्राफ में क्या प्लॉट करें, इसको किसी काम का? ये प्लॉट करने के लायक भी है? कैसे प्लॉट करने के लायक नहीं है भैया? टोटल प्रेशर आपको बताना है। टोटल प्रेशर क्या होगा भैया? तो टोटल प्रेशर पी नॉट एस एक्सेस या पीटी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, स्ट्रेट लाइन हमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में भी स्लोप किसके बराबर? पी नॉट बी के बराबर, और एक्स बी के साथ वेरिएशन हमको दिख रहा है कैसा है, तो एक्स बी के साथ वेरिएशन, तो देखो सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ इसका वेरिएशन कैसा होगा? तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिया, यहाँ वेपर प्रेशर लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 0 रहा तो पी नॉट भाई साहब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पी नॉट बी जो हो जाएगा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पीटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये कहानी 0। और जब एक्स बी 1 होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे पहुंचा तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज पी नॉट बी, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या होगा? फर्क बस इतना सा है कि एक क्वांटिटी यहाँ पे गायब हो गई, पी नॉट ए गायब हो गया, तो बस जो बचा उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब कोई यहाँ बोलेगा कि सिर्फ बी का वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करो, सिर्फ बी का वेपर प्रेशर। अबे सिर्फ बी का बोलो चाहे टोटल बोलो, यहाँ तो दोनों बात बराबर है, क्योंकि पीटी जो है वो पीबी के बराबर ही तो है। ये पीटी किसके बराबर है? ये क्या था? पीबी।
तो यहाँ पीटी बोलो या पीबी बोलो, दोनों बात क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखने वाली चीज है ये कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में सेम ही है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भैया पीबी बोलो इक्वल्स टू पीटी बोलो, क्यों? क्योंकि पीए नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ए का वेपर प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा वो सिर्फ बी की वजह से आएगा। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि अगर एक सॉलिड हुआ तो आपके पास इक्वेशन कैसे बनेगी। किसी को तकलीफ है तो पूछ लो कि भैया हमको समझ नहीं आया। डन है। स्लोप 45 डिग्री कहाँ होगा बाबू, कहाँ होगा स्लोप 45 डिग्री है? जब बोला है कि स्लोप पी नॉट बी है तो पी नॉट बी तुमको जरूरी है कि 1 होगा, है? स्लोप 45 डिग्री होगा। गधा, ये पी नॉट बी है ना, ये स्लोप है ना। आनंद समझ आ रहा है क्या? ये बच्चा वाला टॉपिक है। अच्छा, छापो जल्दी फटाफट से। कोई हैंडरेज नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है। आनंद समझ आया या और बताऊं कुछ? चलो ठीक है, क्या है यार, क्या करता हूं। ठीक है, चलो। सो कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे, उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। क्या देखा जाए, बड़े टफ टफ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, देखते हैं, ठीक है। चलो, सो आपके पास क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बोलता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो 20 डिग्री सी पे 17.5 mmHg है। वाटर का 17.5, मतलब पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, पी नॉट बी आपको पता है। बोलता क्या है, ये आपको पी नॉट बी आपको दे दिया, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ये दे दिया। ए भाई क्या हो गया, हाँ ये पी नॉट बी आपको पता है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला भी दिया, अच्छे लोग हैं। ग्लूकोज बोलता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाला गया 178 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो 20 डिग्री से पे, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। तो बोलता क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। फटाफट से सॉल्व करो और बताओ कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। थोड़ा बहुत चाहो तो एजम्पशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। अगर मन करे तो थोड़ा बहुत एजम्पशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा देख के एजम्पशन लेना। करो सॉल्व। राघवेंद्र ठीक है, 178.2 को चाहो तो 180 ले लो, 180 ले लो, जरूरत नहीं है माथा पेची ज्यादा करने की, क्योंकि ले लोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं सॉल्यूशन पे। तो 178.2 को 180 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। दीप ठीक है, निधि ठीक है, तिवारी ठीक है,
ठीक है शिवम, कल्याणी ठीक है, वैष्णवी ठीक है, आनंद ठीक है, चलो ठीक है। तो लगभग जनता ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो मैं यहाँ सीधे इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। PT इक्वल्स टू क्या था, P नॉट बी इंटू एक्स बी, यही था। P नॉट बी है 17.5, एक्स बी अपने पास कितना होगा देखते हैं भैया। सो 178.2 ग्राम वाटर दिया, 178 दिया ना, 180 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम बन जाएगा, ठीक है। सो कर लो 178 180 जो लिखना है लिख लो, तो मैं 178 ही फिलहाल लिख रहा हूँ। तो 178.2 डिवाइडेड बाई 18 अपॉन 178.2 डिवाइड बाई 18 प्लस 18 बटा 180, मोलर मास ग्लूकोज का 180, ठीक है। तो इसको लगभग सॉल्व करोगे ना इस पूरे कहानी को, तो मोटे तौर पे ये लगभग 17.325 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ओजस्वी ठीक है, मीनू ठीक है, चलो। सो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था 2008 में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, इसको इधर ला रहा हूँ, ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब दोनों क्वेश्चन को देखो और दोनों को देख के बता, चलो बस इसमें मुझे एक चीज दिख रहा है कि इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, दैट इज कि यहाँ पे जो ये प्रेशर लिया था 17.5 वाटर का, वो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसने यहाँ 100 डिग्री बोल दिया है। वाटर 100 डिग्री पे होता है तो बॉयल होता है, बॉयल होता है तो उसका प्रेशर कितना होगा 1 atm, 1 atm या 760 टॉर, ठीक है। तो अगर 1 हमको बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और उस जगह पे क्या होगा, वाटर का खुद का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 760 टॉर। तो खुद का वेपर प्रेशर पता है, बाकी डेटा तो सेम ही है, कोई डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में 2008 और 2006 के क्वेश्चन में? हो जाएगा 2006 वाला? कोई ऐसा जिसको 2006 के क्वेश्चन में तकलीफ हो? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो जगह, वो टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ होगा क्या? मैं इसको जरा हटा रहा हूँ, पढ़ो तो इस क्वेश्चन को, 2016 का क्वेश्चन है, जो ये नीचे में ये वाला क्वेश्चन है। उसमें बॉइलिंग पॉइंट मिसिंग है, उस वर्ड में, उसमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट है, सेम समझ लो, बस बॉइलिंग पॉइंट उसमें मिस हो गया है। क्या वो अलग क्वेश्चन है? हो जाएगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो। अब तो आंसर दिख रहा है सबको। तिवारी, दो आंसर कॉमन है, 759 और 752.4, दोनों ही ऑप्शन दोनों में है। तो ये तीनों क्वेश्चन 3 साल में पूछे गए सेम डेटा पे, ठीक है, थोड़ा सा बदल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तीनों क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत टफ काम है, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं था। किसी को लगे इन तीनों क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में तकलीफ है तो पूछ लो, बाकी तो देख ही रहो, एक ही क्वेश्चन 3 बार, ठीक है। डेटा भी चेंज करने की जहमत नहीं उठाई गई है, ठीक है। वही 178.2 78.2 78.2, बस फर्क इतना है कि टेम्परेचर वाटर का चेंज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट एक बार बोल दिया, एक बार 17.5 ले लिया प्रेशर, बाकी क्या फर्क है, ठीक है। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आलसी लोग हैं, सही बात है। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई है रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, किस तरह से चीजें बदलती है, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉम्पिटिटिव वाला वेपर प्रेशर का जो पार्ट है वो खत्म होता है। निधि कुछ पूछना चाहती है, बोलो निधि, क्या बोल रही है बेटा? सर बट इसमें तो टेम्परेचर नहीं दिया है, नहीं सर। मिसिंग है, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था वो बॉइलिंग पॉइंट है।
तो सर क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें तो सर कैसे पता करेंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ एरर है इस क्वेश्चन में, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, उसने मिस कर दिया भैया। यस सर, वही हम कब से सोच रहे थे ये कैसे बनेगा, इसमें तो डाटा ही नहीं। हाँ वो नहीं दिया है बॉइलिंग पॉइंट, वो मिसिंग है वहाँ पे। 760 आपको खुद से मानना पड़ेगा, मतलब हो सकता है सर ये बुक वालों ने जो टाइप किया होगा उसमें वो मिस हो गया हो। ठीक है, चल तो ये आपके पास कहानी है कि किस तरीके से रिगार्डिंग रॉल्स लॉ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर फॉर्मूला ध्यान रखते हो तो बस फर्जी, एकदम बिल्कुल फर्जी, एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे आपके स्कूल के एग्जाम में बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो उस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ। अगले क्लास में थ्योरेटिकल वाला पार्ट में समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, अब देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सारे आइडियल सॉल्यूशन थे। आइडियल बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि भैया एक लिमिट तक कहानी है कि ये आइडियल वाला, फिर लास्ट में पढ़ते हो तो बताया जाता है कि देखो रियल कंडीशन में ऐसा होता है। केमिस्ट्री में भी होता है आइडियल गैस, रियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन। तो जो रियल सॉल्यूशन है दैट इज नॉन आइडियल, और आइडियल तो आइडियल खैर है। तो आइडियल जो है वो रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से मानता है, रियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को पूरी तरह से नहीं मानता है। तो आखिर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या समस्या है जो आइडियल और रियल दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ है। हमने एक बहुत स्टार्ट में एक चीज पढ़ी थी जो मतलब किसी किसी को शायद ये लगता हो, या एक दिन राघवेंद्र ने भी मुझे ये बात बोली कि सर ऐसा कैसे हो गया कि सॉलिड को पानी में डाले तो वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, ये कैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो अरे भाई पहले ये पढ़ ले तब एजियोट्रॉप पढ़ना। ठीक है, चलो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बना, तो इस चीज को जरा समझते हैं। तो हम ये मान के चले हैं शुरू से लेके आज तक, हम स्टार्ट से लेकर अभी तक ये मान के चलते आ रहे हैं कि अगर हमने 100 ml अल्कोहल और 100 ml वाटर को मिलाया तो 200 वॉल्यूम हमको मिलेगा, 200 ml का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। पर सच ये नहीं है। इसलिए सच नहीं है क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो 200 मिलेगा कि 202 मिलेगा कि 198 मिलेगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिन चीजों को हमने मिलाया है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा। हम घर बैठे नहीं बता सकते कि वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। अब बाद में कुछ थ्योरी डेवलप करके भले बता लें, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते कि भैया क्या होगा। तो आखिर ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि बढ़ेगा घटेगा या सेम वो 200 ही रह जाएगा, दोनों का एग्जैक्ट सम जो होगा बराबर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, इन सब चीजों को छोड़ के, इसको छोड़ दो, मतलब सॉल्यूशन भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, मान लो ऐसा हुआ कि आप लोगों के दो सेक्शन से ए और बी वाले सेक्शन अब हो चुके हैं, मतलब A1 A2 हो चुके हो। ठीक है, तो मान लो कि A1 A2 जो है इन आप दोनों में बहुत अच्छा नहीं बनता, फॉर अ टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। अगर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है तो क्या होगा, तो मान लो एक क्लासरूम है जिसमें मान लो कि फॉर अ टाइमिंग मान लो दोनों में 25-25 बच्चे हैं। ठीक है, बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना कि दोनों में 25-25 बच्चे हैं। ऐसा है कि दोनों में 25-25 बच्चे हैं। ठीक है, और दोनों के लिए एक क्लासरूम अलॉट किया गया है। एक क्लासरूम अलॉट किया, अगर तुम बिल्कुल आराम से, मतलब ना एक्स्ट्रा जगह है ना कम जगह है, दोनों अपने अपने क्लासरूम में एकदम बराबर साइज के क्लासरूम में बैठते हैं। इक्वल वॉल्यूम का क्लासरूम मान लो ले लिया और अपना हंसी खुशी बैठ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ना ही एक इसमें कोई ऐड हो सकता है, एकदम बिल्कुल पैक्ड है, ऐसे है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लो किसी दिन सेमिनार कराना था तो बोला है कि दोनों को मिला के एक बड़े से हॉल में बैठा दो, एक बड़े से हॉल में बैठा दो। ठीक है, सो मान लो इसका वॉल्यूम V था, बैठाया गया था, इसका वॉल्यूम V में बैठाया गया था। जब बात किया गया कि बड़े से हॉल में इन दोनों को मैं बैठाऊं तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हॉल का साइज कितना लेना पड़ेगा, तो जरा इस पे गौर फरमाते हैं। सो हमको अगर ये दिखता है कि ये दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं बनता है, सो अगर मैंने हॉल का साइज 2V लिया तो मेरा काम नहीं बनेगा। क्यों मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तो ढिशुम ढिशुम करने लगेंगे, दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जैसे कहानी यहाँ पे थी कि जैसे मान लो इसमें क्या है, ये मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है फॉर अ टाइमिंग, मान लो यहाँ पे दो लोग हैं। ठीक है, मान लो इसमें जैसे दो लोग हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आदर्श है और यहाँ पे सिद्धांत है।
तो इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मान लो यहाँ पे आदर्श को किसी और के साथ बैठना पड़ गया तो उसके साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील नहीं करेगा, उसके साथ तो वो लड़ने लगेगा। और इस वजह से जो इतने से स्पेस में ये दोनों बैठ जाते थे, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अगर A1 वाला एक और A2 वाला एक हो गया तो दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा खासा यहाँ पे एक तरीके से बोलो कि फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा, जिस वजह से उन दोनों को थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा। और ये जो ज्यादा जगह चाहिए होगा मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये 2V से काम नहीं चलाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो थोड़ा बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा। लेकिन अकेले अकेले बैठते थे तो दिक्कत नहीं था। अब इसी कहानी को उल्टा कर देते हैं। उल्टा अगर मान लो कि दोनों में बहुत अच्छी बनती, मतलब अपने में एक दूसरे से इतनी अच्छी नहीं बन रही है जितना एक ग्रुप वाले को दूसरे ग्रुप वाले से बन रहा है, ठीक है। मान लो ऐसा है कि ये जो दो ग्रीन वाले हैं इन दोनों को बहुत अच्छा एक दूसरे से बनता है, लेकिन अगर कोई ग्रीन वाला येलो वाले के साथ में आ जाए तो और भी अच्छा बनने लगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने लगा। मान लो ऐसा कहानी हो गया। सो जब ऐसा कहानी हो गया और हमको पता है कि अब दोनों का कॉमन सेमिनार कराना है, तो मैं छोटा भी रूम लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि भले येलो वाले दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो, थोड़े ग्रीन वाले अच्छा बनता बट ठीक है थोड़े डिस्टेंस पे, लेकिन जब एक ग्रीन वाला आ गया और एक येलो वाला आ गया, एक ग्रीन और एक येलो वाला आ गया, तब कहानी ऐसी हुई कि दोनों काफी क्लोज आ गए। बिछड़े हुए थे भाई बेचारे बहुत दिनों से, अब दोनों काफी क्लोज आ गए। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते थे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर रहेंगे, वो उतने डिस्टेंस पे नहीं है। जहां एक बेंच पे 2 का जगह था वहां 4-4 घुस के बैठ गए। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, कम वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ये दोनों कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। तो जो फाइनल वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन का मिल रहा है वो आखिर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 2V बड़ा, 2V से बड़ा लेना, ग्रेटर देन 2V और स्मॉलर देन 2V। लिखवा नहीं रहा अभी, मैं बस समझा रहा हूँ कि ग्रेटर देन 2V और स्मॉलर देन 2V किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पहले से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था और मिक्स होने के बाद कितना है। अगर मिक्स होने के बाद पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। अगर मिक्स होने के बाद पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। सो हमें वॉल्यूम छोटा और बड़ा होने का टेंडेंसी दिख रहा है, और हम तो अभी तक यही मान के चलते थे कि 100 ml को जोड़ो तो 200 ml होगा, लेकिन यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ पे कहानी बदल गई है, और जैसे ही ये कहानी होगी यहाँ पे सारा नियम कानून बदलने लगेगा और हम बोलते हैं कि भैया अब ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सो इस दो तरह की चीज हमको देखने को मिली, या तो दोनों का जोड़ने पे वॉल्यूम घट जाए या दोनों को जोड़ने पे वॉल्यूम बढ़ जाए। मुझे फटाफट से बता दो कि ये कहानी किसको समझ में नहीं आई। तो मोटे तौर पे बिल्कुल नहीं दी, मोटे तौर पे किस बात पे डिपेंड किया, बॉन्डिंग पे, सीधा बात है बॉन्डिंग पे। अट्रैक्शन पहले से ज्यादा था बाद में कम हो गया तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, अट्रैक्शन पहले से कम था, पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, वॉल्यूम घट गया। इसी को बोलते हैं निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। चलेगा क्या, समझ आया? अब कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव वो छोड़ दो, ठीक है, बस ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन डन है, ये कहानी डन है, नॉन आइडियल वाली प्रॉपर्टी डन है। एक बार कोड, अरे लिखवा दूंगा अगली क्लास में, लिखवा ही नहीं रहा अभी तो बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, लिखवा नहीं रहा, अगले क्लास में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम घटा। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी चीज, मुझे कौन सा केस बनवाना ज्यादा आसान है, मुझे कौन सा केस बनाना ज्यादा आसान है, ए और बी वाले में? मैं क्या मतलब मेरे लिए ज्यादा आसान क्या है, ए वाला केस बना लेना या बी वाला केस बना लेना? आसान प्रोसेस कौन सा है मेरे लिए? वैष्णवी ए कैसे होगा, बी तो सब दौड़ के जाएंगे ना, बी तो सब हंसी खुशी जाएंगे करने के लिए, और ए करवाने के लिए मुझे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भैया दोनों लड़ने झगड़ने वाले हैं लेकिन जबरदस्ती करके दोनों को साथ बैठा रहा हूं मैं। सो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट ए के लिए देना पड़ेगा, मुझे बी के लिए एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। बी तो मैं बोलूंगा कि अच्छा सेमिनार होने वाला, तो बोलेगा वाह वाह आज तो मौका मिल गया। अब पता नहीं किस चीज का मौका मिल गया, किसके साथ बैठने का मौका मिल गया पता नहीं, लेकिन मौका मिल गया, खुश हो जाएंगे कि चलो आज तो मौका मिल गया हमको, ठीक है। तो कहानी ऐसी है, चलो मैं क्लासरूम वाली चीज को हटाता हूँ फिलहाल में, मान लो कॉलेज में है, ठीक है, और दो अलग अलग मतलब हैं, बिल्कुल दो अलग अलग कैटेगरीज। अब A1 A2 मत समझो, इसको कुछ अलग ही कैटेगरी समझ लेना, ठीक है। तो एक को बी एंड एक को जी समझ लो, ठीक है।
तो अगर मान लो बी वाले जो केस होंगे तो वाह वाह वाली कहानी हो गई, तो वहां तो मतलब चाहेंगे कि भैया हमेशा ऐसा ही रहे। तो ये जो चीज है कि बी में हमको एफर्ट नहीं देना पड़ा, ए में एफर्ट देना पड़ा। अच्छा, ए में एफर्ट देना पड़ा मतलब हमको क्या लगता है, एनर्जी देनी पड़ी कि एनर्जी मिलेगी हमको जब ए केस होगा? तो ये क्या बोल रहा है आनंद, तेरे से मैं बाद में निपटता हूँ, रुक जा। ठीक है, चलो। तो हमें पता चला कि भैया ए वाला केस बनाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, बी वाला केस बनेगा जो अपने आप हो रहा है तो हमको एनर्जी मिलेगा, खुशी खुशी हो रहा है एनर्जी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि भैया ए वाला जो प्रोसेस होगा ये कहीं ना कहीं एंडोथर्मिक होगा और बी वाला जो होगा वो एक्सो होगा। ये हंसी खुशी दे देंगे एनर्जी, बोलेंगे भैया एनर्जी, दौड़ के जाएंगे बनने के लिए। ठीक है, सो ए वाला एंडो होगा, बी वाला एक्सो होगा। और अगर एंडो है तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है, यहाँ डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी मिल रहा है तो दैट इज डेल्टा एच नेगेटिव, ऊपर में देना पड़ा तो डेल्टा एच पॉजिटिव। तो यही कहानी है अपने पास आइडियल सॉल्यूशन से रियल सॉल्यूशन की तरफ जाने की। ठीक है, रियल सॉल्यूशन बनेगा तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़े या हो सकता है घटे। अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो मतलब पहले से अट्रैक्शन कम हो गया, पहले ज्यादा था अब बढ़ा है वॉल्यूम तो अब अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, अगर वॉल्यूम घट गया है मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, पहले जो अट्रैक्शन था वो उतना नहीं था, बाद में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, इसलिए वॉल्यूम जो है वो घट गया। अब इस दोनों टर्म्स के लिए दो तरह की चीजें बोलते हैं कि जिसमें वॉल्यूम बढ़ा उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जिसमें वॉल्यूम घटा उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। चलेगा क्या? ठीक है, जिसमें वॉल्यूम बढ़ा उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें घटा उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। चलो ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखवा नहीं रहा, अगले क्लास में लिखवा दूंगा, पॉइंट्स अगले क्लास में लिखवा दूंगा, समझा दिया है, रिवाइज करा के लिखवा दूंगा। ठीक है, बोलो तिवारी। नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन एक बार और बोलिए ना। देख, वॉल्यूम बढ़ गया पॉजिटिव हो गया, वॉल्यूम घट गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, चल ठीक है। सो अपने पास कहानी ये हो गया कि भैया मतलब सीधे ऐसे समझो, डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेल्टा भी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा भी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम और जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 200 मतलब 2v था, तो अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, ज्यादा पोलराइज है, कैसे पोलराइज का तो कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है, कहाँ दिया कुछ। चलो ठीक है, तो ये चीज है वो अगले क्लास में बात करेंगे इस कहानी पे, लिखवाएंगे भी अगले, नहीं तिवारी, अगले क्लास में बात करते हैं इस कहानी पे कि और कैसे चीजें होती है नहीं होती है। बाकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त है। ठीक है, आज की क्लास समाप्त है। डाउट्स हैं, डाउट पूछ लो। वैष्णव कौन पूछा कि डेल्टा एच नेगेटिव कैसे हुआ, कौन था? निधि, डेल्टा एच का साइन समझ में नहीं आया, डेल्टा एच का साइन समझ में नहीं आया। निधि ये बता, दोनों लड़ने वालों को साथ रखने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा कि दोनों खुशी खुशी रहने वालों को साथ रखने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा? कहाँ गई? हाँ बोल। सर हम ये नहीं बोले थे, हम ये बोले थे डेल्टा एच के भी साइन से समझ सकते हैं, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव तो नेगेटिव डेविएशन। ओके ठीक है, ये बोले, मेरे को लगा समझ में नहीं आया। वैष्णवी बोलो क्या दिक्कत है? सर गजब। क्या? सर मतलब हम पूछ रहे तो आप इग्नोर करते हैं। नहीं मैंने नहीं देखा, देखा होता तो इग्नोर क्यों करता था मैं, बोल। सर बोल रहे थे ना कि सर जो बॉन्डिंग है वो हम लोग कैसे ये करेंगे कि किसमें ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले से जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी या स्ट्रांग थी, या बाद में जो बनी वो वीक है या स्ट्रांग है? बस ठीक वही है, बॉन्डिंग से। हाँ बॉन्डिंग देख, हम तुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा ना कि स्ट्रांग है कि वीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि अगर स्ट्रांग होता वीक होता तो कहानी कौन सी बनती। यस सर। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कब स्ट्रांग है और कब वीक है, यही दिक्कत है। चल yes. मुझे एक बात बता कि अगर तुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ऐसी दो, एक पोलर और एक नॉन पोलर काइंड ऑफ थिंग ले लिया, हालांकि दोनों मिक्स नहीं होंगे पर फॉर अ टाइमिंग ले लिया, एक पोलर और एक नॉन पोलर टाइप का ले लिया,
पोलर अपने 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 में हंसी खुशी रहते हैं, नॉन पोलर अपने अपने में हंसी खुशी में रहते हैं। हम्म। दोनों को मिला दिया, रहेंगे? नहीं हो गया, हमको समझ में आ गया कहानी कि पहले वाला अट्रैक्शन इनका क्या था, स्ट्रॉन्ग था, बाद में अट्रैक्शन इनका अगर दोनों सेम हो, दोनों पोलराइज्ड हो, तो ये हम कैसे बता सकते हैं? दोनों 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 पोलर है, तो फिर अब हमको देखना पड़ेगा उस केस में कि किसमें स्ट्रॉन्ग है किसमें वीक है। तो खास करके वहां पे एक वर्क करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग चल रहा है किसमें वीक चल रहा है। दोनों को लेके आएंगे तो वो बढ़ेगा या घटेगा। तो वो जो है वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा आप कौन सा लॉजिक लगाओगे। वो ऐसे सीधा कोई रूल नहीं है कि ये लगाओगे और ऐसा होगा। और मैक्सिमम तो ऐसा है कि तुझे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे कि इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव वेरिएशन होता है, रट्टा मार के रखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, वैष्णवी डन है? हाँ निधि, नहीं बनेगा सॉल्यूशन, बट मैं वो समझाने के लिए बता रहा था कि मान लो दो एक अपोजिट नेचर वाले ले लिए तो क्या होगा, बस वो समझाने के लिए। सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा। ठीक है, दिल पे ले लेते हो। ऐसा कैसे हो गया, पोलर नॉन पोलर सॉल्यूशन बना दिया है ना निधि? अंजन रहने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अगले क्लास में लिखवा दूंगा, अभी लिखवा नहीं रहा। थियरी अगले क्लास में थियरी ही पढ़ना है मैक्सिमम, तो इसलिए बोला अगली क्लास में लिखेंगे। अरे नहीं बाद में बात करो, छोड़ अभी रहने दे, कोई बात। ठीक है, बस पढ़ाई वढ़ाई करो और क्या ही बोलो। ठीक है, चलो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तो आइए कहानी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो बोलो वैष्णवी। सर अभी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग ना, इतना तो पढ़ाई हो गया। हाँ लेवल 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। लेवल 1 ट्राई करो। मॉड्यूल हाँ उसी में मॉड्यूल का, हाँ मॉड्यूल लेवल 1, हाँ उसी में 15 16 चैप्टर। यस